स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे YouTube चैनल स्टार जीएस हब में। हम लोग अपने इस चैनल के माध्यम से इतिहास विषय पे बातचीत कर रहे थे और इतिहास विषय में टॉपिक जो हम लोगों का चल रहा था वो मौर्य साम्राज्य चल रहा था। यानी कि हम लोगों की जो टॉपिक चल रही थी वो मगध पर शासन करने वाले बादशाहों के बारे में चल रही थी। तो हम आपको हर्यक वंश के बादशाह के बारे में पूरा बातचीत किया हूँ मैं आपसे। हर्यक वंश के बाद देखा जाए तो शिशुनाग वंश के बारे में पूरी बातचीत मैंने किया है। शिशुनाग वंश के बाद हमने नंद वंश के बारे में पूरी बातचीत किया था। यानी हर्यक वंश के बादशाहों का हर्यक वंश का डिक्लाइन करने का काम पतन शिशुनाग ने किया, शिशुनाग वंश का अंत नंद ने किया। और नंद वंशों का जब समय चल रहा था तो स्पेशल इसमें एक शासक आया था, वो था घनानंद। ऐसा कुछ कहानी हमने आपको बताया था, घनानंद था। और घनानंद के शासन काल के दौरान भारत पर दो विदेशी आक्रांता आए थे, ईरानी आए थे और यूनानी आए थे। ईरानी आए थे और कौन आया था? यूनानी आए थे। ईरानियों को पतन करने का काम यूनानियों ने किया था, इनको समाप्त किया यूनानियों ने। यानी भारत पे पश्चिमोत्तर प्रांत पे यूनानी बसे थे। और एक तरफ देखा जाए तो घनानंद का शासन बिहार में चल रहा था। इस घनानंद के शासन को और यूनानी को, दोनों को, यूनानी सत्ता जो बसी थी इसको मारने का काम, जो बसी थी सिकंदर के बाद जो बसी हुई सेनाएं थी उनको, और घनानंद के सत्ता, इन दोनों का अंत करने का काम किया था चंद्रगुप्त मौर्य ने। और उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने जब अंत किया तो अपना एक वंश परंपरा चलाया, वो था मौर्य वंश था। और मौर्य वंश का जो संस्थापक था वो चंद्रगुप्त मौर्य था, चंद्रगुप्त मौर्य था। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद जो आया शासक वो आया बिंदुसार, बिंदुसार के बाद जो आया वो आया अशोक। तो हमने ये आपको मगध पे शासन कौन कौन कर रहा है, हर्यक कर रहे हैं, शिशुनाग कर रहे हैं, नंद कर रहे हैं, मौर्य कर रहे हैं। इसके बाद भी शासन करेंगे लोग, तो समय समय पे चार्ट में आपको वीडियो के हिसाब से क्लास जैसे संचालन करूंगा उस हिसाब से आपको बताते चलूंगा। यानी मगध पे शासन करने वाला हर्यक वंश मैंने पढ़ा दिया था, शिशुनाग पढ़ा दिया है, नंद पढ़ा दिया है, ईरानी यूनानी आक्रमण पढ़ा दिया। मौर्य वंश में पार्ट 1 मैंने डाल दिया चंद्रगुप्त मौर्य, पार्ट 2 मैंने डाल दिया बिंदुसार। आज जिस मुद्दे पे मास्टर आपसे बातचीत करेगा वो होगा पार्ट 3, जिसमें हम बातचीत करेंगे अशोक से संबंधित उन समस्त मुद्दों पे बातचीत करेंगे जो प्रतियोगी परीक्षाओं में अक्सर पूछे जाते हैं। आप लोगों से मेरा ये कहना होगा कि अगर आप लोग हमारे चैनल से नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते चलिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा, वीडियो को लाइक शेयर करना तो एकदम मत भूलिएगा, क्योंकि आप ही लोगों के साथ सहयोग से मैं अपनी निरंतरता को जारी रख सकता हूं। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोग मेरा साथ और सहयोग देंगे। मैं अपने YouTube चैनल के माध्यम से आपके प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले जीएस जैसे मुद्दों को पूरी गहनता के साथ अध्ययन कराऊंगा, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नंबर आप क्वेश्चंस को एग्जाम में कवर कर पाए। तो हम चलते अपने टॉपिक पे। हमारा टॉपिक जो आज का लगा है वो है मौर्य साम्राज्य का पार्ट 3 वाला हिस्सा। और पार्ट 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? स्पेशल पढ़ना है अशोक से संबंधित सारी मुद्दों पे करते हम लोग बातचीत। अगर अशोक के बारे में हम बातचीत करें तो अशोक एक ऐसा बादशाह आता है भारतीय इतिहास में, कहा जाता है कि इसके पिता जब बिंदुसार की मृत्यु होती है तो बिंदुसार के मृत्यु के बाद ये अवंती का गवर्नर था। और बिंदुसार के मरने के बाद सत्ता को हाथ में लेकर के बागडोर को संचालित करने के लिए कुछ संघर्ष जैसी स्थितियां बन चुकी थी। इतिहास के मुताबिक इस बात को भी बताया जाता है कि बिंदुसार के मरने के बाद लगभग कुछ दिनों तक लगभग 200 यहाँ अगर हम देखें 273 ईसा पूर्व से लेकर के 269 ईसा पूर्व के आसपास सत्ता का संघर्ष शुरू हो गया था। ये जो 4 वर्ष का समय दिखाई दे रहा है, 273 बीसी से लेकर के 269 बीसी, ये सत्ता का संघर्ष चला था लगभग 4 वर्षों तक। और इन 4 वर्षों के सत्ता संघर्ष में इतिहास बताता है कि अशोक चंड अशोक का रूप धारण कर लिया था। वो अवंती के गवर्नर के पद पर रहते हुए बादशाह बनने की क्षमता को धारण करने की कोशिश किया
और इसके लिए उसने लगभग लगभग अपने 99 भाइयों का वध किया था। अशोक अपने 99 भाइयों की हत्या करने के बाद 269 ईसा पूर्व के आसपास गद्दी पर बैठ रहा है, यानी कि 273 में बिंदुसार की मृत्यु के बाद 269 ईसा पूर्व में अशोक गद्दी पर बैठ रहा है। इसके बीच की जो समयावधि थी, उस समयावधि में सत्ता का संघर्ष शुरू हुआ था और 99 भाइयों का वध अशोक करने के बाद गद्दी पर बैठता है। यानी कि हम लोग देखें तो बिंदुसार का जो पुत्र था वो उत्तराधिकार के रूप में जो आने का काम किया था वो अशोक था। गद्दी से पर बैठने से पूर्व अगर देखा जाए तो ये अवंती का गवर्नर था, ऐसा हमने अभी बताया है। और इसकी माता का नाम दिव्यावदान के रिसोर्सेज के अनुसार बताया जाता है कि वो सुब्रदांगी था। सुब्रदांगी के साथ भी बिंदुसार ने कुछ अत्याचार किया था, बीबी का बहुत ज्यादा दर्जा नहीं दिया था। ये भी कहीं न कहीं एक कारण था अशोक को चंड अशोक का रूप धारण करने के लिए। इतिहास के अनुसार ये भी कहा जाता है कि अशोक की तो ऐसे बहुत सारी पत्नी, इतिहास में राजाओं की पत्नियों की अगर कोई बात करें तो पत्नी उतनी का नाम याद रखना कोई बहुत जरूरी नहीं होता है, लेकिन कुछ पत्नी ऐसी हो जाती है खास बात इतिहास के अनुसार जिनको याद करना बहुत जरूरी माना जाता है। जैसे कि इसकी कितनी पत्नी थी, ये तो बहुत सारे टीचर लोग हवा हवाई की बात, अशोक की 2 इतनी पत्नी थी, अकबर की इतनी थी, ऐसा कुछ आपको याद नहीं रखना। कितना था ऐसा हमारे इतिहासकार भी पूर्ण रूप से नहीं कह सकते हैं, तो हम लोग हवाबाजी की बात झूठ में करने से कोई मतलब नहीं होगा। यहाँ 2 पत्नी का नाम याद रखना हम लोगों को इसलिए जरूरी पड़ जाता है क्योंकि इसकी एक पत्नी जो कारुआकी आती है, इन्हीं का केवल वो उल्लेख अपने अभिलेखों में करता है, केवल कारुआकी का अभिलेख करता है, जिसको हम लोग रानी का अभिलेख भी कहते हैं। अभी हम लोग स्तंभलेख कहते हैं। अभी हम लोग आगे जब स्तंभलेख पढ़ेंगे तो वहां हम लोग इस पे चर्चा करेंगे, वहां पे हम लोग इसको चर्चा करेंगे। जो दूसरी पत्नी इसकी आती है बहुत खास चर्चा के रूप में, वो देवी पत्नी आती हैं और ये इसलिए इतिहास में बड़े खास बन जाते हैं क्योंकि इनका पुत्र महेंद्र जो था और इनकी पुत्री जो संघमित्रा थी, इन दोनों लोगों के लिए अशोक स्पेशल बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद श्रीलंका भेजता है बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इतिहास के अनुसार इस बात को भी बताया जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म प्रचार के लिए जब अपने पुत्र और पुत्री को श्रीलंका भेजा था तो उस समय वो स्पेशल ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक उन लोगों को छोड़ने के लिए भी गया था, ऐसा इतिहास कहता है। अशोक का अगर उपाधि की बात करें तो ये देवानाम प्रिय की उपाधि धारण किया था। देवानाम प्रिय दर्शिका के नाम से भी ये जाना जाता था। पुराणों में अशोक को अगर देखा जाए तो अशोक वर्धन कहा गया है और दीप वंश की अगर बात करें तो इसको उज्जैनी और कामरोली के नाम से जाना जाता था। राजा तरंगड़ी के अनुसार ये बात बताया जाता है कि अशोक प्रारंभ की स्थिति में बहुत कट्टर स्वभाव के था और ऐसा हमने अभी भी आपसे बताया कि जब सत्ता का संघर्ष चल रहा था तो लगभग 99 भाइयों का वध करने के बाद वो सत्ता को हथियाता। इसलिए ये जो राजा तरंगड़ी है, इस राजा तरंगड़ी जो कल्लड़ की बुक भी है, इसके अनुसार ये बताया जाता है कि अशोक पहले भगवान शिव की बहुत बड़ा भक्त आदमी था, शिव का ये उपासना करता था। आगे चल करके कुछ दिनों के बाद जब ये कलिंग युद्ध करता है, अभी हम इसके 13वें शिलालेख में बातचीत करेंगे, अशोक का 13वां जो हम लोग पढ़ेंगे वहां हम इसके बारे में बातचीत करेंगे। वहीं वो 261 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग युद्ध की चर्चा किया। कलिंग युद्ध करने के बाद अशोक इतना ज्यादा नरसंहार कर देता है कि नरसंहार के बाद अशोक का जो इच्छाएं थी वो इससे मुक्त हो चुकी थी और अशोक को बहुत ही शांति स्थल की तलाश थी, क्योंकि बताया जाता है कलिंग युद्ध, कभी हम लोग आगे पढ़ेंगे भी, कलिंग युद्ध में बहुतों ज्यादा नरसंहार करने वाला अशोक था। नरसंहार के बाद अशोक को ऐसा लगा कि अब हमें कोई शांत स्थल लेना चाहिए और शांति का परिचायक बन करके धर्म सुधार की नीतियों का पालन करना चाहिए। उसी समय की बात है जिसको बताने का काम करते हैं हम लोगों को ह्वेनसांग, जो ह्वेनसांग हर्षवर्धन के राज दरबार में आए हुए एक चीनी विदेशी यात्री थे। ये हर्षवर्धन ये ह्वेनसांग ये बात कहते हैं कि अशोक जो था वो अशोक बौद्ध धर्म का अनुयायी था और अशोक
के बारे में ये भी कहते हैं कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म का अनुयायी तो था ही था, बौद्ध था, और उसने उपगुप्त नामक एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध धर्म की दीक्षा लिया था। इस बात को बताने का काम हम लोगों को ह्वेन-त्सांग की रिसोर्सेज मिलती है। इसके अलावा अशोक के बारे में ये भी कहा जाता है कि अशोक ने कश्मीर में बितस्ता नदी, जो आज हम लोग जिसको झेलम नदी के नाम से जानते हैं, और ये झेलम नदी मुख्य सिंधु नदी की सहायक नदी के नाम से भी जानी जाती है। भूगोल की क्लास में मैं आपसे इन सब बातों पे चर्चा करूंगा। तो कश्मीर में ये झेलम नदी के तट पे, यहाँ जो मैं लिखा हूँ बितस्ता नदी, ये आज हम लोग इसको झेलम नदी के नाम से जानते हैं। इस झेलम नदी के तट पे अशोक ने एक नगर की स्थापना किया, नवीन नगर की, जिस नगर का नाम है श्रीनगर। यानी कि आपसे कोई पूछे कि श्रीनगर की स्थापना कौन किया था, तो आपका जवाब होना चाहिए वो श्रीनगर की स्थापना अशोक ने किया था। अशोक जब कलिंग युद्ध करता है और कलिंग युद्ध करने के बाद नरसंहार से उसकी मन भर जाती है, तो वो बौद्ध धर्म को स्वीकार करता है। ह्वेन-त्सांग के अनुसार हमने ये जाना, और बौद्ध धर्म स्वीकार करने के बाद बौद्ध की नीतियों की, जितनी सारी बुद्ध की नीतियां थी, जितनी सारे बुद्ध का धम्म था, संघ था, इन सारी चीजों में वो विश्वास रखता था। और विश्वास रखने का ही कारण है कि गद्दी पे बैठने के बाद अशोक बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों पे अपना स्पेशल दौरा करता है। बौद्ध धर्म के प्रमुख स्थलों पे अपना स्पेशल दौरा करता है, और दौरा जो करता है उस दौरा करने में ये भी कहा जाता है कि अशोक जो था वो दौरा जो किया धम्म का, सबसे पहले वो बोध गया जाता है, फिर उसके बाद देखा जाए तो वो कुशीनगर जाता है, वो कुशीनगर का दौरा करता है। फिर उसके बाद देखा जाए तो वो लुम्बिनी जाता है, वो लुम्बिनी की दौरा करता है। और लुम्बिनी के बाद अगर देखा जाए तो वो कपिलवस्तु की दौरा करता है, फिर सारनाथ जाता है, और फिर श्रावस्ती जाता है। लुम्बिनी के बारे में ये भी कहा जाता है कि जैसे ये लुम्बिनी का दौरा करता है तो लुम्बिनी ये जाता है, लगभग बताया जाता है इतिहास के अनुसार कि अपने गद्दी पे बैठने के 20वें वर्ष ये लुम्बिनी का दौरा करता है, लुम्बिनी का। और लुम्बिनी में जाकर के वहाँ टैक्स प्रणाली जो थी 1/6 से घटा दिया, कम कर दिया, और कम करके किया था 1/8 कर दिया था। यानी कि 1/6 से घटा करके टैक्स को वहां का 1/8 करने का काम अशोक ने लुम्बिनी यात्रा के दौरान ऐसा कुछ कर रहा है। अशोक बौद्ध धर्म में इतना ज्यादा विलुप्त था, लेकिन ऐसा नहीं कहा जा सकता है कि बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद अशोक अन्य धर्मों में विश्वास नहीं करता था। ऐसा कदापि नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि अशोक जो था वो धर्म का नहीं बल्कि धम्म की नीतियों का पालन करना चाहता था। किसी भी धर्म को आप पालन करिए, लेकिन नए आदर्शों के अनुसार जीवन को व्यतीत करिए, ऐसा कुछ स्टेटमेंट अशोक का कहना था। अशोक हर हाल में चाहता था कि शांति की माहौल बनकर के सभी लोग सामंजस्य की स्थिति में रहते हुए अपने जीवन को यापन करें। अशोक का मानना था, अशोक इस बात को ध्यान में रख करके बहुत सारे काम ऐसे भी किए हैं जो इस बात को बताता है कि अशोक निसंदेह किसी धर्म के प्रति कट्टर भाव को नहीं अपनाया था। और इसका जीता जागता उदाहरण अगर देखा जाए तो हम लोगों को दिखाई देता है। कहा जाता है कि अशोक जो था वो आजीवक संप्रदाय के जो लोग थे उनको रहने के लिए बिहार के जो बराबर की पहाड़ी है, बिहार में बराबर की जो पहाड़ी है, उस बराबर की पहाड़ी में 4 गुफा बनवाता है, और चारों गुफा बनवा करके ये क्या करता है, ये आजीवक संप्रदाय को रहने के लिए गिफ्ट कर देता है, दान कर देता है। वो 4 गुफाएं जो थी उसमें एक गुफा था कर्ज चौपार, दूसरा सुदामा, तीसरा था विश्व झोपड़ी, और चौथा था लोमास ऋषि गुफा। इन 4 गुफाओं का उल्लेख अशोक ने, इन 4 गुफाओं को अशोक ने क्या किया है, गिफ्ट किया है आजीवक संप्रदाय को आजीवक संप्रदाय से संबंधित लोगों को। इसके अलावा अगर देखा जाए तो भब्रू लघु शिलालेख जो मिला है ये राजस्थान से मिला है, शिलालेख राजस्थान के बैराट से मिला है, बैराट से, इसको याद रखिएगा। इस भब्रू लघु शिलालेख के अनुसार ये बताया जाता है कि अशोक जो था
वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को स्वीकार कर लिया था। ये भी सवाल पीसीएस का पूछा हुआ है और स्पेशल आप आरओ का पेपर उठाएगा, आरओ का, तो स्पेशल पूछा है कि मगध का शासक अशोक था, इसका उल्लेख कहाँ से मिलता है? तो उसमें ऑप्शन आपको मिलेगा भब्रू लघु शिलालेख। ये भब्रू लघु शिलालेख जो राजस्थान के बैराट से मिलता है, इसमें अशोक दो बातों का संकेत मुख्य रूप से दे रहा है। वैसे शिलालेख में तो बहुतों सारे संकेत मिलते रहते हैं, दो बातों का मिल रहा है। एक तो ये मिल रहा है कि अशोक जो था वो बौद्ध धर्म को स्वीकार किया था, और दूसरा ये मिल रहा है कि अशोक जो था वो मगध का शासक था। इसके अलावा अगर देखा जाए तो रुमिनदेही की अभिलेख जो नेपाल से मिलती है, नेपाल के तराई से मिलती है, नेपाल के तराई से मिलती है। इस रुमिनदेही के अभिलेख से ये बात का पता चलता है कि अशोक जो था वो कारारोपण की भी बात किया था, कारारोपण की बात किया था। और दूसरा उल्लेख ये मिलता है कि बुद्ध का जन्म जो लुम्बिनी में हुआ था, ये लुम्बिनी में ही हुआ था, इस बात का गारंटी देता है अशोक अपने रुमिनदेही के अभिलेख के अनुसार। ये भी सवाल पीसीएस और आरओ दोनों एग्जाम में पूछे जा चुके हैं कि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये कहाँ से रिसोर्सेज मिलता है? रुमिनदेही के अभिलेख से मिलता है। इस बात को आप याद रखिएगा। बहुतों सारे एग्जाम में पूछे गए होंगे, लेकिन मैंने प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करने के दौरान इसको देखा है। इस बात को आप याद रखिएगा कि मगध का शासक था और बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, कारारोपण की बात किया था, बौद्ध धर्म होने का। ये चारों की चारों डाटा आपके जुबान पे होने चाहिए। एग्जामिनर का नजर इनसे हमेशा टकराता रहता है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो अशोक के बारे में जितनी सारी बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, अशोक के जितने सारे बातें हम लोग पढ़ रहे हैं, वो ज्यादातर हम लोग को अभिलेख में मिलता है, शिलालेख या स्तंभलेख या गुहालेख में मिलता है। ये क्या होते हैं? अभिलेख क्या होते हैं, शिलालेख क्या होते हैं, गुहालेख क्या होते हैं, स्तंभलेख अभी हम इसको बता देते हैं, आगे बताते हैं। अभी अशोक के बारे में हम बता रहे हैं। अशोक के अभिलेखों के बारे में चाहे जितनी सारी बातें हम लोग पढ़ते हैं, उसको खोजने का काम सबसे पहले टिफिन महोदय ने किए थे, और ये किए थे 1750 ईस्वी में। लेकिन ये पढ़ नहीं पाए थे, उसको पढ़ नहीं पाए थे। ज्यादातर अशोक से संबंधित जितनी सारी बातें हैं वो प्राकृत भाषा से संबद्ध रखती हैं। और अगर लिपियों की बात करें तो ज्यादातर लिपि खरोष्टी में मिलेंगी हम लोगों को, और ब्राह्मी लिपि में मिलेंगे बहुत सारे। लेकिन ये खोजने का काम तो किए थे टिफिन थेलर महोदय ने, पढ़ नहीं पाए थे। पढ़ने का काम इसको किया था जेम्स प्रिंसेप महोदय ने, और ये हासिल किए थे। पढ़ने की सफलता जो हासिल इन्होंने किया था वो किया था 1837 में। पीसीएस उत्तर प्रदेश पीसीएस में, यूपी पीसीएस में अगर देखेंगे तो ये भी सवाल उठाया जा चुका है। 2015-16 के आसपास का पेपर देखिएगा, ये पूछा जा चुका है कि अशोक के अभिलेखों को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। इतनी सारी बातें तो हम अशोक के परिचय के रूप में देते हुए, उसके गद्दी तक बैठा करके उसकी युद्ध नीति को बताते हुए धर्म को स्वीकार कर दिए। लेकिन अशोक अपना मैसेज जो दे रहा है वो अभिलेख, शिलालेख, गुहालेख, स्तंभलेख के माध्यम से दे रहा है। तो हम लोग इसके बाद जरा देखते हैं कि क्या है अशोक के शिलालेख। अशोक के शिलालेखों के बारे में पढ़ते हैं। वो 8 जगह, कौन 14 शिलालेख जो 8 जगहों से मिले हैं, वो 14 शिलालेख जो 8 जगहों से मिले हैं, उस 8 जगह का नाम याद रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहां से भी एग्जाम में बहुत ही ज्यादा सवाल पूछे गए हैं। इसके बाद हम लोग अशोक के 14 शिलालेख के बारे में, अशोक के सारे शिलालेखों के बारे में पढ़ते हुए, सारे शिलालेखों के बारे में पढ़ते हुए चलेंगे। और शिलालेखों के बारे में पढ़ने के बाद कुछ स्तंभ लेखों के बारे में बातचीत कर लेंगे। साथ ही साथ हम आपको ये समझाते हुए निकलूंगा कि गुहालेख, स्तंभ लेख और शिलालेख, अभिलेख क्या होते हैं। फिर उसके बाद मैं अपनी क्लास को यहीं स्थगित करूंगा। इतनी सारी बातों का पहले आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद की कहानी हम लोग अशोक से संबंधित मुद्दों को देखते हैं। अशोक के जो 14 शिलालेख हैं वो कुल 8 जगहों से मिल रहे हैं हम लोगों को, 14 शिलालेखों को। तो 8 जगह का नाम याद रखना है। फिर हम लोग 14 शिलालेख में वो क्या क्या कह रहा है, इस मुद्दे पे को हम लोगों को देखना। शाहबाजगढ़ी का जो शिलालेख है ये पेशावर से मिल रहा है, पाकिस्तान से, ये आपको याद रखना है। मानसेहरा जो है वो हजारा से मिल रहा है, ये भी पाकिस्तान में है। कालसी जो है देहरादून से मिल रहा है, ये उत्तराखंड में है। गिरनार जो है वो जूनागढ़ में मिल रहा है, ये गुजरात राज्य से ताल्लुकात रखता है।
धौली जो है वो पुरी से मिलता है, उड़ीसा से ताल्लुकात रखता है। जौगड़ जो है वो गंजाम से मिलता है, ये भी उड़ीसा से ताल्लुकात रखता है। एर्रागुड़ी जो है वो कुर्नूल से मिलता है, जो आंध्र प्रदेश से ताल्लुकात रखता है। और सोपारा थाना से मिलता है, जो महाराष्ट्र से ताल्लुकात रखता है। आप पीसीएस का पेपर उठाइएगा, देखिएगा 2-2 बार स्कॉलरशिप को पूछा है कि ये भारत के किस राज्य से ताल्लुकात रखता है। ये पूछे हुए सवाल हैं। ये जगह बस हम इसलिए बताए क्योंकि ये दे देता है और पूछता है वर्तमान में भारत के किस राज्य से ये ताल्लुकात रखते हैं या किस राज्य से संबंधित हैं। यहाँ मैंने जो लिखा है एर्रागुड़ी कुर्नूल है, आंध्र प्रदेश। तो याद रखिएगा, जब राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित हुआ, भारत का जब पहला राज्य बन रहा है आंध्र प्रदेश, भाषा के आधार पर तेलुगु, तो ये भी सवाल पूछा गया था उस समय भारत का आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या थी। तो याद रखिएगा, जब राज्य बना था तो उस समय आंध्र प्रदेश की राजधानी कुर्नूल ही थी। ये सवाल पूछे जा चुके हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें तो अशोक के जो शिलालेख थे, 14 शिलालेख 8 स्थान से मिले, 8 जगह तो देख लिए। उन शिलालेखों को एक एक करके जरा हम लोग देख लेते हैं। पहला शिलालेख ही सबसे ज्यादा अशोक का पूछा गया है। अशोक अपने पहले शिलालेख के माध्यम से ये मैसेज दे रहा है लोगों को कि पशु बल निषेध है, यानी पशुओं का पशु वध निषेध की बात कर रहा है, यानी पशुओं का वध ना किया जाए। ये बात अशोक के जीवन का समझिए एक चमत्कारी स्वरूप था, क्योंकि वो अशोक जो गद्दी पे बैठने के लिए अपने 99 भाइयों को लगभग मारा था, कत्ल किया था, वही अशोक आज जीवों का हिंसा ना किया जाए इसका मैसेज दुनिया को पहुंचा रहा है अपने शिलालेखों के माध्यम से। यानी कि जाहिर सी बात है, कलिंग युद्ध जो था वो अशोक के जीवन को बदलाव के मोड़ पे ला दिया था। और ये भी बात है, इतिहास से इसीलिए कहा जाता है कदम कदम पे इतिहास हमको सिखाता है। जरूरी नहीं है कि मानव का स्वरूप जो आज है कल भी वही रहेगा, ये जरूरी नहीं है। ये हमें अशोक भी सिखा रहा है। अशोक अपने दूसरे शिलालेख के माध्यम से बहुत सारे कुछ सीमांत प्रदेशों का वर्णन कर रहा है, जैसे चोल, पांड्य, केरल पुत्र, सतीपुत्र, ऐसे सीमावर्ती क्षेत्रों का राज्य वर्णन कर रहा है। हम आपको एक बात बता दें, अगर यहाँ मान लीजिए भारत है, यहाँ छोटा सा एक हम भारत बना लेते हैं। ये सपोज करिएगा हमारा भारत देश है, हमारा भारत देश है। तो इस भारत देश में चंद्रगुप्त मौर्य कहाँ की गद्दी पे बैठा था, मैंने आपको बताया था, यहाँ मगध पे बैठा था। मगध की गद्दी पे यहाँ वो बैठा था और यहाँ से इधर ये सीधे हिंदूकुश तक जा रहा, इधर गुजरात तक आ रहा, रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख बताया भी था, इधर बंगाल तक आ रहा, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर सब उसका एकाधिकार था। यहाँ अगर हम कावेरी नदी घाटी पाते हैं और यहाँ 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा पे आते हैं, तो 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा के हिस्से को हम लोग बोलते हैं उत्तरी भारत। इस 23.5 के दक्षिणी हिस्से को और यहाँ जो कावेरी घाटी है, इस नदी के बीच का जो ये वाला हिस्सा है, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं दक्षिणा पथ बोलते हैं इसको। और नीचे के हिस्से को हम लोग बोलते हैं सुदूर दक्षिण भारत बोलते हैं, सुदूर दक्षिण भारत बोलते हैं। तो ये वाला जो हिस्सा था, इस हिस्से पे माना जाता है कि मौर्यों का एकाधिकार नहीं था, मतलब मौर्य साम्राज्य से वो हट के थे। लेकिन उन राज्यों की भी बात अशोक अपने शिलालेख में कर रहा है। हो सकता है कि अशोक उन लोगों को जीवन दान के रूप में भी छोड़ा हो। अशोक अपने दूसरे शिलालेख के माध्यम से विदेशों में धर्म प्रचार का उल्लेख कर रहा है। और अभी हमने पहले ही बताया आपको कि स्पेशल वो ताम्रलिप्ति बंदरगाह तक अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को छोड़ रहा है बौद्ध धर्म का प्रचार करने के लिए, और उनको भेज रहा है श्रीलंका के दौरा पर। तो अशोक अपने दूसरे शिलालेख में ऐसा कुछ बता रहा है। तीसरे शिलालेख की अगर बात किया जाए तो वो अपने राज्य के अधिकारियों को ये आदेश देता है कि हर 5 साल के बाद वो पूरे साम्राज्य का दौरा करें, यानी अपने क्षेत्र में उपस्थित जितना उनका क्षेत्राधिकार दिया है उन क्षेत्राधिकार का दौरा करें, और दौरा करने के बाद जनता की जितनी सारी बातें हैं वो समस्त बातें शासक से अवगत कराई जाए। ये बहुत बड़ी बात हुई, क्योंकि एक बादशाह अपने प्रजा के सुख में ही अपने सुख को देखना चाह रहा है। ऐसा कुछ मैसेज अशोक अपने तीसरे शिलालेख के माध्यम से दे रहा है। इसके अलावा अशोक अपने तीसरे शिलालेख के माध्यम से ये भी कह रहा है कि हर बच्चे को अपने माता पिता का सेवा को प्राथमिक स्तर देना चाहिए, माता पिता का सेवा करना चाहिए। अशोक अपने किस शिलालेख में कह रहा है, तो आप कहिएगा अपने तीसरे शिलालेख के माध्यम से कह रहा है।
अशोक की अगर हम चौथे शिलालेख की बात करते हैं तो अशोक अपने चौथे शिलालेख के में वो कह रहा है, भेरी घोष के स्थान पे वो धम्म घोष को अपना रहा है। धम्म का मतलब यहाँ धर्म से नहीं है। बहुत सारे मास्टर देखिएगा पढ़ाते समय आपको धम्म को धर्म ही जोड़ देते हैं। मुख्य रूप से हम धम्म को धर्म नहीं कह सकते। जो कहा गया बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि, यानी कि बुद्ध की नीतियों का पालन करें, बुद्ध के को स्वीकार करें, उनके धम्म की नीतियों का पालन करें और संघ के नियमों को संचालित करें, वही होता है एक सच्चा बौद्ध धर्म का अनुयायी। यानी कि धम्म का मतलब यहाँ धर्म से नहीं बल्कि हम नीतियों से ले सकते हैं। यानी कि दिए गए बुद्ध की जितनी सारी आदर्शवादी नीतियां थी उनको स्वीकार करने की बात कर रहा है। यानी कि चौथे शिलालेख में कहा भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष अपना रहा है। भेरी घोष जो होता है वो युद्ध का प्रचारक होता है। अब इसको समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, रामायण या महाभारत देखिएगा और वहां पे जब सेनाओं को युद्ध के लिए निकाला जाता है तो दरवाजे पे बड़े बड़े सारन पिपीड़ी जैसे ऐसे लगाए रहे सब बजाने वाले, वही होता है धम्म भेरी घोष का ताल्लुकात वही होता है। यानी कि ये भेरी घोष ये बताता है, मैसेज ही देता है कि युद्ध का संचालन किया जाए। अशोक का मैं इसको स्वीकार नहीं करता। यानी कि अशोक बौद्ध धर्म को स्वीकार करने के बाद वो ये कह रहा है कि हम भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष को अपनाएंगे और भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष को अपनाता है। पांचवें शिलालेख में अशोक धम्म महामात्रों की नियुक्ति करता है और अपने जीवित भाइयों का उल्लेख करता है। छठा शिलालेख जो है उसमें डायरेक्ट अशोक का भारत में होने वाला पहला भी शासक जो लिखित तौर पे कह रहा है कि हमारे साम्राज्य की जो जनता है वो जनता किसी भी समय इंसाफ मांगने के लिए चली आ सकती है राजा के पास, चाहे राजा अंतःपुर में क्यों ना बैठा हो। अशोक अपने छठे शिलालेख से बहुत बड़ी बात यह साम्राज्य की जनता को मैसेज दे रहा है कि अगर राजा या बादशाह अंतःपुर में ही हो, अंतःपुर मतलब सपोज करिए कि अगर बादशाह अपनी पत्नी के पास 2 वक्त का समय बिता रहा है, उस समय अगर उसके दरबार की प्रजा उसको बुला करके किसी काम के लिए अगर मदद मांगना चाहती है तो राजा अपनी 2 वक्त का जो पल गुजार रहा बीवी से के पास वहां से हट के भी जनता की सेवा में तत्पर रहेगा। ऐसा कुछ बात अशोक अपने छठा शिलालेख के माध्यम से संबोधित कर रहा है। आगे चल के हम लोग देखेंगे न्याय की जंजीर के लिए जहांगीर साहब जी आ जाएंगे, वो भी लगा देंगे, लेकिन वो थोड़ा मिलेंगे मरमौजी टाइप आदमी, थोड़ा प्यार वार के चक्कर में ज्यादा जिंदगी को झंड कर लेते, लेकिन यहाँ हम लोगों को वो नहीं देखना। 7वें शिलालेख की अगर बात करते हैं हम लोग 7वें शिलालेख की, तो 7वें शिलालेख में स्पेशल धार्मिक सहिष्णुता की बात करता है अशोक, धार्मिक सहिष्णुता संबंधी बात करता है। सबसे लंबा इसका शिलालेख भी माना जाता है। यानी कि आजीवक हुए, ब्राह्मण हुए, निर्ग्रंथ जो हुए, इन सभी धर्मों के प्रति उदारता भरी भावनाओं को व्यक्त करने का काम भारत का शासक सम्राट अशोक करता है। 8वें शिलालेख को अगर गौर किया जाए तो उसमें वो धम्म यात्राओं का वर्णन करता है। धम्म यात्राओं का वर्णन मतलब जैसे अभी हमने पहले बताया, अशोक गद्दी पे बैठने के बाद कई जगह बुद्ध से संबंधित स्थलों का उन्होंने दौरा किया था, उसका उल्लेख वो अपने 8वें शिलालेख के माध्यम से संबोधित कर रहा है। अगर हम बात करें इसके 9वें शिलालेख की, तो धम्म के अलावा एक आता है सभी रीतियां व्यर्थ हैं। यानी कि धम्म का मतलब देखिए, अगर धम्म का मतलब कोई धर्म मास्टर बताता है तो उससे सरेआम तरीके से कहिएगा कि अशोक अगर धम्म के हिसाब से धर्म ही है तो अशोक यहाँ धम्म के अलावा सभी रीतियां व्यर्थ क्यों कह रहा है, जबकि हर धर्म का तो बढ़ावा कर रहा है। अगर धम्म का शाब्दिक अर्थ धर्म ही हो जाएगा तो सब धर्मों को व्यर्थ क्यों कह रहा है। जाहिर सी बात है, यहाँ धम्म का मतलब है आदर्श, यानी आदर्शवादी विचारधारा के अलावा कह रहा दुनिया की सारी पाखंडवादी बातें जो होती हैं वो व्यर्थ की होती हैं। यहाँ धम्म का ताल्लुकात धर्म से नहीं लेना आपको। तो 9वें शिलालेख में स्पेशल कह रहा सो कि धम्म के अलावा सारी रीतियां, यानी कि आदर्शवादी सहिष्णुता मनोभाव को अगर दर्शाने वाला मानव नहीं है तो मानव नहीं बल्कि दानव का स्वरूप ले लेता है। इसके अलावा वो दासों और नौकरों के प्रति उदारता की भाव दिखा रहा है। यानी धम्म में रहने वाले जितने सारे दास थे, जितने सारे नौकर थे जो धम्म से ताल्लुकात रखते थे, उनके प्रति अशोक उदारता दिखाता है। 10वें शिलालेख में अशोक क्या कहता है, अपने 10वें शिलालेख में अशोक कह रहा है
कि धम्म नीति ही सबसे सर्वश्रेष्ठ नीति है, इसका प्रतिपादन कर रहा है। और जाहिर सी बात है ये होना भी चाहिए। आदर्शवादी विचारधारा को लेकर के अगर हर व्यक्ति अपने कर्तव्य पालन के प्रति समर्पण की भाव दिखाए तो निसंदेह आधुनिक भारत की अखंडता बनी रहेगी। भारत की अखंडता के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था को भी हम दृष्टिगोचित कर सकते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। 11वें शिलालेख के माध्यम से अशोक कह रहा है कि धम्म की शिक्षा की बात कर रहा है कि धम्म की शिक्षा दी जाए, आदर्शवादी नियमों नीतियों का संचालन किया जाए, धम्म की प्रशंसा किया जाए, ऐसे संकल्पों का प्रशंसा किया जाए और दान पर ज्यादा से ज्यादा बल दिया जाए। 12वें शिलालेख के माध्यम से अशोक जो है वो विभिन्न संप्रदायों के प्रति सहिष्णुता की भाव की बात करता है। 13वां जो है इसको जरा देख लीजिएगा, 261 ईसा पूर्व के आसपास ये क्या करता है, कलिंग का युद्ध करता है। कलिंग का युद्ध करता है 261 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग का युद्ध करता है और कलिंग की जो राजधानी थी तोसाली, इस तोसाली पे अपना एकाधिकार कर लेता है। यानी कि अशोक जो था वो 261 ईसा पूर्व के आसपास कलिंग का युद्ध किया और कलिंग की राजधानी तोसाली पे अपना अधिकार कर लेता। 14वें शिलालेख की अगर हम बात करें तो 14वें शिलालेख में अशोक क्या कह रहा है, पूर्व संदेशों की पुनरावृत्ति, जितने सारे संदेश वो दे रहा है कह रहा उन सारे संदेशों को हम दोबारा कर रहे हैं, सभी लोग उसका पालन करें, धम्म के अनुसार जीवन को व्यतीत करने के लिए अशोक इतनी बड़ी सम्राट होने के बाद भी जनता से आग्रह कर रहा है। अशोक हर जगह पे दिखा रहा है कि हम चंड अशोक अब नहीं है, अब एक हम आदर्शवादी अशोक का रूप धारण कर चुके हैं। इतनी सारी बातें तो आपको शिलालेख से संबंधित थी जो 8 जगहों से मिली और कुछ अशोक अपने बातों को इस तरह से जनता को संबोधित कर रहा है और इतिहास के नजरिए से आने वाले भावी भविष्य को भी यह संबोधित कर रहा है, क्योंकि इसके दिए गए जितने सारे नीति हैं, जितने सारे नियम हैं, जितनी सारी बातों को इसने अपील किया है, ये लगभग ये सारी बातें आदर्शवाद से ताल्लुकात रखती हैं। इतनी सारी बातों का आप ले सकते हैं स्क्रीनशॉट। अभी मैंने अशोक से संबंधित आपको क्या क्या बताया, अभी हमने अशोक के बारे में पूरी बातें बताई, उसके शिलालेख को बता दिया, 8 जगह बता दिए, शिलालेख कौन कौन है ये बता दिया। अब थोड़ी मैं बात करता हूँ आपसे अशोक के कुछ स्तंभ लेखों से संबंधित मुद्दों पे, फिर हम लोग पढ़ेंगे अशोक के उत्तराधिकारियों के बारे में। इतनी सारी बातों को आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट, बढ़ता हूं मैं आगे। अगर अशोक के हम स्तंभ लेखों पे बातचीत करते हैं, स्तंभ लेखों पर, तो जो अशोक के स्तंभ लेख है वो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहला जो हम लोग स्तंभ लेख अशोक का पढ़ेंगे, सबसे पहला जो स्तंभ लेख हम लोग पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे प्रयाग स्तंभ लेख। प्रयाग स्तंभ लेख के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ये प्रयाग स्तंभ लेख से सवाल एग्जामिनर किस किस हद तक पूछता है, जरा उसको चेक कर लेते हैं हम लोग। जो प्रयाग स्तंभ लेख, इसमें अशोक अपने स्पेशल रानी कारुवाकी का वर्णन किया, रानी कारुवाकी का वर्णन किया। पहली बात तो ये याद रखना है, और रानी कारुवाकी के साथ साथ वो अपने पुत्र ये दूसरी पत्नी थी अशोक की, रानी कारुवाकी जो थी अशोक की दूसरी पत्नी थी। और पुत्र की बात करें तो पुत्र तीवर का उल्लेख करता। रानी कारुवाकी का उल्लेख करने के ही नाते इसको हम लोग क्या कहते हैं, इस प्रयाग स्तंभ लेख को रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का अभिलेख कहा जाता है। आगे चल करके क्या हुआ, इस स्तंभ लेख से तमाम सारे शासक अपना ताल्लुकात रखने लगे। आगे चल करके अगर देखा जाए तो समुद्रगुप्त जो था, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि जो था उसका नाम बताया जाता है हरिशेन, उसका नाम बताया जाता है हरिशेन। ये हरिशेन जो है, ये हरिशेन के द्वारा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का उल्लेख किया गया है। प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख का उल्लेख किया गया है। इसके अलावा समुद्रगुप्त के बाद अगर हम चर्चा करें तो समुद्रगुप्त के बाद इस पे जो मिलता है अंकन, वो मिलता है जहांगीर साहब का भी यहाँ पे उल्लेख किया गया है, और जहांगीर के बाद बीरबल साहब जी का किया गया है। और आगे चल करके फिर अकबर क्या कर रहा है, ये जब प्रयाग स्तंभ लेख जो था, ये प्रयाग स्तंभ लेख जो था ये कौशाम्बी में था। कौशाम्बी में इसको अकबर महोदय जी क्या कर रहे हैं, अकबर महोदय जी ये कर रहे हैं, अकबर द्वारा कौशाम्बी से
कौशाम्बी से इलाहाबाद, इलाहाबाद यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं प्रयागराज, आज के डेट में प्रयागराज, प्रयागराज हस्तांतरित किया गया, यानी कि अकबर द्वारा कौशाम्बी से प्रयागराज लाया गया। तो इससे आपका सवाल क्या क्या एग्जाम में पूछ सकता है? स्तंभ लेख में पहला स्तंभ लेख, ये आपको याद रखना है। अगर हम दूसरे स्तंभ लेख की आपसे बातचीत करें तो पहला स्तंभ लेख को पहले देख लीजिए, सवाल क्या पूछेगा, इस स्तंभ लेख से क्या क्या पूछ सकता है। आप लोगों को ये याद रखना है कि ये रानी कालवाकी का इस पे उल्लेख किया गया, अपने पुत्र तीवर का उल्लेख किया। रानी का उल्लेख करने के ही नाते इसे रानी का अभिलेख कहा जाता है, रानी का उल्लेख करने के ही नाते रानी का अभिलेख कहा जाता है। और फिर इसमें आपको जानना कि आगे चल के कई राजा इस पे अपना भूमिका निभा रहे हैं, जैसे समुद्रगुप्त निभा रहा है, उसके दरबारी कवि हर्षेय द्वारा प्रयाग प्रशस्ति स्तंभ लेख लाया गया। जहांगीर की भी भूमिका है, बीरबल की, अकबर की, और सवाल एग्जामिनर स्पेशल पूछ चुका है एग्जाम में कि ये जो प्रयाग स्तंभ लेख है इस पे किस शासक का उल्लेख नहीं मिलता है। तो आप देखिएगा उसमें बीरबल भी ऑप्शन में दिया था, समुद्रगुप्त भी दिया था, जहांगीर भी दिया था और शाहजहां भी दिया था। तो इनमें से कोई भी शासक अगर छोड़ करके आता है तो वो जवाब आपका गलत ही होगा, इतने शासकों का उल्लेख आपको मिलता है। ये तो रहा प्रयाग स्तंभ लेख की बात। अगर हम दूसरा बात करें तो दूसरा हम लोगों के सामने आता स्तंभ लेख वो है दिल्ली टोपरा, दिल्ली टोपरा। तीसरा अगर बात करें तो वो है दिल्ली, दिल्ली मेरठ, दिल्ली मेरठ। चौथे की बात करें तो वो है लौरिया, लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़। पांचवें की अगर बात करें हम इधर कर लेते, चौथे के बाद यहाँ चौथा, पांचवा, छठा में एक ही साथ लिख देते हैं पांचवा, क्योंकि इसका जवाब भी एक ही होगा, इसका जवाब जो होगा वो एक ही होगा, इसलिए हम इसको एक ही साथ लिख देते हैं। तो लौरिया नंदगढ़ के बाद आप लिखिएगा लौरिया नंदगढ़, लौरिया नंदगढ़ के बाद लिखिएगा लौरिया, लौरिया, लौरिया अलराज, अलराज, अलराज। और छठा जो लिखिएगा, छठा जो लिखिएगा वो लिखिएगा रामपुरवा, रामपुरवा। आपको यहाँ क्या क्या याद रखना है? पहला तो आपने लिखा प्रयाग स्तंभ लेख, इतनी सारी बातों को आपने देख लिया। दूसरा है दिल्ली मेरठ। इस दिल्ली मेरठ में क्या देखना है, ये सॉरी दिल्ली टोपरा, ये टोपरा जो है ये हरियाणा के अंबाला जिले में था, हरियाणा के, हरियाणा के अंबाला जिला, अंबाला, अंबाला जिला से ताल्लुकात रखता था। और स्पेशल इसको लाने का काम कौन कर रहा है? फिरोज शाह तुगलक। तो मैं ऐसे लिख दे रहा हूँ फिरोज शाह तुगलक, FST लिख दिया, जैसे MBT आप लोग पढ़ते मोहम्मद बिन तुगलक। फिरोज शाह तुगलक ने, आप अपने हिसाब से नोटबुक बनाते चलिएगा, आप अगर लिखते होंगे तो लिख लीजिएगा कि हरियाणा के अंबाला जिले में था, जिसे फिरोज शाह तुगलक ने दिल्ली में स्थापित करवाया। दिल्ली में जो स्थापित करवा रहा, FST जो दिल्ली में लाके स्थापित करवा रहा, वो दिल्ली में स्पेशल कहाँ रखा था, इस जगह का आपको नाम याद रखना है। जब दिल्ली में ला रहा है तो दिल्ली में स्पेशल ला करके कहाँ रख रहा है? कुशन ए शिकार में ला के इसको रख रहा है, कुशन ए शिकार में। तो ये याद रखिएगा, कुशन ए शिकार में ला करके इसको रखता है। जो दिल्ली मेरठ है ये यूपी में, यूपी के मेरठ से ताल्लुकात रखता है, यूपी के मेरठ से ताल्लुकात रखता है। इसको भी FST ने ही लाया था और ला करके इसको भी दिल्ली में ही रखा था, लेकिन दिल्ली में कहाँ रखा? जामा मस्जिद के सामने रखा, जामा मस्जिद के सामने रखा। ये बात आपको यहाँ याद रखना। दिल्ली टोपरा से क्या याद रखना? हरियाणा में अवस्थित फिरोज शाह तुगलक इसको लाता है, दिल्ली के कुशने शिकार में रखता है। फिर दिल्ली मेरठ से क्या याद रखना? दिल्ली मेरठ जो स्तंभ लेख है ये दिल्ली मेरठ में था, यूपी के मेरठ में। फिरोज शाह तुगलक इसको लाता है और दिल्ली में लाके जामा मस्जिद के सामने इसको रखवाता है। जो लौरिया नंदगढ़ है, लौरिया अलराज है और रामपुरवा, इन तीनों का जवाब एक ही होगा। ये तीनों चंपारण में है और आज भी इसको कोई छेड़ा नहीं है। जैसे इधर छेड़खानी चल रहा है, कोई छेड़खानी नहीं हुआ। आज भी बना था जब अशोक के द्वारा चंपारण, बिहार के चंपारण में। आज भी ये स्तंभ लेख बिहार के चंपारण से ही ताल्लुकात रखते हैं। इतनी सारी बात आपको स्तंभ लेख से संबंधित याद रखना।
इसके बाद की जो मेरी अब अगली क्लास होगी, उस अगली क्लास को लेके जब मैं आऊंगा तो अगली क्लास में हम आपको बताएंगे कि अशोक साहब अब मर जाते हैं और इनके मरने के बाद कोई भी मौर्य साम्राज्य की झलकती और बढ़ती हुई सत्ता को कंट्रोल नहीं कर पाया। नतीजन मौर्य साम्राज्य धीरे धीरे पतनोन्मुख होता चला गया और एक ऐसा समय आया जब मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास, यानी बृहद्रथ की मृत्यु के बाद। तो अशोक से रिलेटेड इन सारी बातों को आप याद रखिएगा। सारी बातें मैंने आपको, आप पीसीएस तक के प्रीलिम्स एग्जाम को आसानी से देते रहिए, सवाल लड़ेंगे मिलेंगे, ये मेरा दावा है। प्रीवियस ईयर पेपर को सामने रखिए। बाकी किसी भी प्रतियोगी परीक्षा को अगर आप देते हैं तो निसंदेह बिना सोचे बिना समझे आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े, इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते चलें, सारी कंटेंट को विधिवत से नोटबुक बनाते चलें, रिवीजन करते चलिए। काफी लाभदायक कंटेंट आपको उपलब्ध करवा रहा हूं। अगर मेरे पास व्यवस्था रहता तो मैं आप लोगों को इसका जितने सारे मॉडल का प्रश्न आए हैं प्रीवियस ईयर में या संभावना हो सकती है उन सारे चीजों को सॉल्व करवाता, लेकिन कोशिश जारी है। इसके लिए आप लोगों को हमारा साथ देना पड़ेगा और ज्यादा से ज्यादा आप चैनल को शेयर करते चले, लाइक सब्सक्राइब और बेल आइकन को तो बिल्कुल ये प्रणाली काम करना ना भूलें। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में नए क्लास के साथ। तब तक के लिए लेता हूं हम आप लोगों से इजाजत। बाय, बेस्ट ऑफ लक।